हेलो गाइज, हम लोग जो है कि अभी तक जो देख रहे थे, पिछले क्लास में देखे थे ऑफ वॉ प्रिंसिपल। अब ऑफ वॉ प्रिंसिपल के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखते हैं तो मोस्टली एलिमेंट का विन्यास कॉन्फ़िगरेशन जो है लिखा जाता है, लेकिन कुछ वैसे तत्व हैं जिसका विन्यास इस सिद्धांत के द्वारा संभव नहीं हो पाता है, कुछ न कुछ गड़बड़ियां होती है उसमें। उसी को पहले हम लोग देखते हैं। तो एक्सेप्शंस ऑफ वॉ प्रिंसिपल। According to this principle, electronic configuration of mostly elements is found as correct, but some elements have different इलेक्ट्रॉनिक या कह सकते हैं आउटर electronic configuration which are known as exceptions of वॉ प्रिंसिपल। which are following: जैसे क्रोमियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 कहता है कि एक रॉन्ग है। तब सही क्या है? तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5 ये कहता है करेक्ट। कॉपर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 तो कहता है ये रॉन्ग है। तब सही क्या है? तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 करेक्ट। तो इस प्रकार से सिमिलरली MO AG AU etc. also have contradictions in their outer
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जिस प्रकार से ये क्रोमियम, कॉपर, ये दो का तो दिखलाई पड़ा, तो उसी प्रकार से मोलिब्डेनम, Ag, Au और भी है 7-8 तत्व ऐसा होंगे कि जिसका कॉन्फ़िगरेशन जो है आउटर कॉन्फ़िगरेशन वो इस प्रिंसिपल ऑफ वो प्रिंसिपल के अनुसार से जो होना चाहिए ये होता है, ये होना चाहिए ये तो होता है ये। तो इसके लिए जाकर के जो है कि आप 11th में भी पढ़े थे, वहाँ भी देखा गया था, लेकिन तत्कालिक हम लोग यहाँ पर देख लिए टॉपिक यहाँ पर फिर एक बार। इसको कहते हैं सब हम लोग एक्सेप्शंस ऑफ वाव प्रिंसिपल। ऑफ वाव प्रिंसिपल का अपवाद जो उसके प्रिंसिपल को मान नहीं रहा है। अब हम लोग इस अपवाद को दूर करने के लिए यहाँ पर एक रूल को लाते हैं जो आपके सिलेबस में है, उसको देखने के लिए तो पहले इसको लिख लें, उसके बाद उसको देखते हैं। हो गया? तुम लोग देखते हैं हुंड्स रूल। फॉर करेक्शन ऑफ डिफरेंट कंफ्यूजन्स या डिफरेंट प्रॉब्लम्स in electronic configuration of some elements Hund gave फॉलोइंग रूल्स। तो हुंड साहब ने जो है जहां जहां गड़बड़ियां थी कॉन्फ़िगरेशन का उससे रिलेटेड कुछ नियम दिया, उस नियम को हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला नियम, इन एनी ऑर्बिटल both electrons have different spins। मतलब एक ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन है इसका स्पिन अलग अलग है। यहाँ पर जो है s का मान +12 और यहाँ s का मान -12। ठीक है,
मतलब एक ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन क्या होगा, अलग अलग होगा। एक का प्लस हाफ होगा, दूसरा का माइनस हाफ होगा। दूसरा बात उन्होंने जो बताया, इन ऑर्बिटल्स ऑफ एनी सबऑर्बिट electrons are filled as one by one, from which plus half spinned electrons are filled first, then minus half spinned electrons are filled। तो पहले एक एक करके भरा जाता है एग्जाम्पल में, कि जैसे यहां पर हमको है P4, तो P4 ऐसे हम चाहें तो इस प्रकार से भर सकते हैं। तो कहता है ये रॉन्ग होगा। तो सही क्या होगा? तो पहले एक एक करके भरना है सब में, सब ऑर्बिटल में। P सब ऑर्बिट है, इसमें जाकर के एक एक करके पहले भरेंगे, और जब बचेगा तब हम इसका क्या होगा, जोड़ाकरण करेंगे। मतलब पहले प्लस हाफ वाला और तब माइनस हाफ वाला। कहता है ये क्या होगा, करेक्ट। मतलब पेयरिंग जो इलेक्ट्रॉन का होगा, जोड़ाकरण जो होगा वो बाद में होगा। पहले एक एक करके भर लेंगे सब में सिंगल सिंगल, और उसके बाद तब फिर उसका जोड़ा लगाना चालू करेंगे। तो ये जाकर के जो है कि हमको हुंड का नियम कह रहा है कि कहता ये सही है और ये कहता है गलत। तो प्रश्न उठता है कि इन्होंने कहा और हम मान लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। हमको कुछ अपना भी तो दिमाग लगाना पड़ेगा, आखिर ऐसा क्यों, ये क्यों रॉन्ग है, ये क्यों सही है। तो हुंड साहब ने फिर तीसरा नियम दिया कि नहीं, आप ऐसे नहीं मान लीजिए, मैं उसका प्रूफ देता हूं, और उस प्रूफ के आधार पर जाके उन्होंने क्लियर किया, सिद्धांत जो दिया उसके आधार पर क्लियर किया कि ये क्यों सही है और ये क्यों गलत है। जस्ट उसको देखते हैं, पहले इसको देख लीजिए। हो गया? तीसरा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनी सबऑर्बिट increases with decreasing spin multiplicity, decreasing their
spin multiplicity. And configuration with low energy level is more stable. तो मतलब यहां पर क्या होगा, दैट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा ऑफ एनी सब ऑर्बिट वो 1 बाय स्पिन मल्टीप्लिसिटी, जबकि स्टेबिलिटी जो होगा हाईएस्ट माने इसका एनर्जी का, तो स्टेबिलिटी एनर्जी का होगा। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं स्टेबिलिटी कि जाकर के जो है कि जितना मतलब जिसका अधिक एनर्जी होगा उसका स्टेबिलिटी लो, जिसका एनर्जी लो होगा उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, हाई होगा। तो इसका एनर्जी लो होने के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी हाई होना पड़ेगा। तो देयरफॉर स्टेबिलिटी जाकर के जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पिन मल्टीप्लिसिटी। Where स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है? Sm 2s + 1 और S क्या है, टोटल सम ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ electrons in any सबऑर्बिट। कोई भी सबऑर्बिट में जो जितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसका जो है स्पिन क्वांटम नंबर का योग, उसका जो है कि हमको बराबर होगा S। अब इसको यहाँ पर रखेंगे तो Sm निकलेगा और Sm जिसका लो उसका एनर्जी हाई, Sm जिसका हाई उसका एनर्जी लो, और एनर्जी लो तो ज़्यादा स्टेबल। तो इसलिए स्टेबिलिटी के लिए हमको Sm हाई होना चाहिए और एनर्जी लो होना चाहिए। ये हाई रहेगा, ये लो रहेगा, तो स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। किसका? तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जो विन्यास है उसका। कॉन्फ़िगरेशन का स्टेबिलिटी क्या है, वो जाकर के दो चीज पर डिपेंड कर रहा है, एक तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एनर्जी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लिख लिया? एग्जाम्पल देते हैं तो समझ में आएगा। अब इस फॉर्मूला से हम लोग उसका वैल्यू निकाल लें। जो वहां पर बोले कि जैसे ये विन्यास रॉन्ग है, ये विन्यास करेक्ट है, तो क्यों है इसकी जानकारी यहां पर। तो एग्जाम्पल के लिए P4 का जो कॉन्फ़िगरेशन है ये, अब इसका S निकालेंगे तो ये ऊपर एरो है तो +½ नीचे एरो है तो -½ ऊपर एरो है +½ नीचे है -½
equal to 0. Therefore, Sm, spin multiplicity 2s plus 1 equal to 2 into 0 plus 1 equal to 1. अदरवाइज हमको यहाँ पर दूसरा केस में कि जब एक एक करके इलेक्ट्रॉन को भरते हैं और तब जोड़ा लगाते हैं इसका, पहले प्लस हाफ स्पिन वाला तब माइनस वाला, ये हुंड के नियम के अनुसार से, तो S इक्वल टू यहाँ पर प्लस हाफ इसका माइनस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। अब यहाँ पर क्या देखते हैं, प्लस माइनस खत्म तो बचा 1। देयरफॉर Sm विल बी इक्वल टू 2s प्लस 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 3। अब इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी हाई है और इसका लो, देयरफॉर सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन of P4 will be more stable than first। चूंकि स्टेबिलिटी जस्ट हम बोले कि इसका एसएम के आधार पर चलेगा, एसएम हाई है तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, क्योंकि इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, लो। इसका एनर्जी हो जाएगा हाई, इसका एनर्जी हो जाएगा लो। तो लो एनर्जी वाला ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए सेकंड केस वाला जो है ज्यादा स्टेबल होगा विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो कहीं भी और भी बहुत जगह पर देखा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए हम लोग को यहाँ पर है D2, अब D में 1 2 और इसका जब S निकालेंगे तो प्लस हाफ माइनस हाफ तो 0। अब इसका Sm निकालेंगे तो फिर वही 1 आएगा। और इसका जाकर के जो है कि दूसरा कॉन्फ़िगरेशन यदि हम लोग चलें 1 2, तो S इक्वल टू प्लस हाफ अब प्लस हाफ तो 1 आएगा। देयरफॉर Sm विल बी इक्वल टू 3, तो इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल, और ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आके हम लोग Sm का मान निकाल लेंगे और आराम से बता सकते हैं कौन सा कॉन्फ़िगरेशन सही है और कौन सा कॉन्फ़िगरेशन गलत है। अब तीसरा रूल, लिख लिया। तीसरा रूल जो इसका है कहता है हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन of any suborbit is more stable than its nearest configuration। तो कहता है कि हाफ फील्ड या फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा उसके नज़दीकी विन्यास के तुलना में। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए पहले देखें, पहले हाफ फील्ड फुल फील्ड है क्या उसको देख लें। तो यहाँ पर सब ऑर्बिट्स दें, इसका हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन,
दूसरा फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। S S1 S2 P P3 P6 D D5 D10 F F14। तो इसके मतलब यहाँ पर हो गया कि ये सब जो है therefore from above rule we conclude that क्या, तो D5 is more stable than D4 and D6, D10 is more stable than D9, F14 is more stable than F13, F7 is more stable than F6 than F8। मतलब अपना जो नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है उसके तुलना में ये फुल फील्ड वाला है और ये हाफ फील्ड वाला। हाफ फील्ड वाला दोनों तरफ से स्टेबल है, यहाँ भी दोनों तरफ से स्टेबल है। तो इसी प्रकार से स्टेबिलिटी इसका बढ़ती है। इसी आधार पर वहाँ पर देखा गया है एग्जाम्पल, जो कॉपर का जो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 ये लेस स्टेबल है या अनस्टेबल कहिए। और इसी में जब हमको 4s1 3d10 हो जाता है तो d9 के तुलना में ज़्यादा ये हो गया फुल फील्ड। तो वैसे स्थिति में ये हो गया मोर स्टेबल। तो इसलिए वहाँ जो देखे थे एक्सेप्शन में ये कॉन्फ़िगरेशन सही था और ये कॉन्फ़िगरेशन गलत था। तो क्यों था? अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल्स। तो हुंड के नियम के अनुसार से हम लोग समझ गए कि कहाँ कहाँ पर क्या गड़बड़ी थी, सारा गड़बड़ी को दूर कर दिया गया। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर अभी तक यहाँ जान चुके हैं। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए अलग अलग तरीका, और आप लोग को जो बताया गया है कि जाकर के जो है कि मतलब 30 तारीख खत्म हो चुका है। अब जाकर के आप लोग को ऑफलाइन क्लास के लिए रेडी हो जाना चाहिए। तो नेक्स्ट वीक में आप लोग मिलें हमसे। उसके बाद तब तक के लिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं अगले क्लास में इसको कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बताएंगे और उसके बाद तो फिर आगे देखेंगे। थैंक यू। तो ये था उसका हुंड का नियम। इसमें एक जरा सी चीज बताना भूल गए। तो यहाँ पर क्वेश्चन जैसे आता है कि कह दिया या कि आपको आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज, या ऐसा लिखेगा CR 4s1 3d5 is possible, but CR 4s2 3d4 is not possible. Why? तो जस्ट अभी देख चुके हैं। उसी प्रकार से सीधा खाली लिखा कॉपर 4s2 3d9 is
not possible, but 4s1 3d10 is possible. Why? तो इस ढंग का क्वेश्चन तो हम आराम से बता सकते हैं कि जो जस्ट अभी हुंड का नियम का देखे उसके आधार पर जाके हम लोग इसको डील कर सकते हैं। तब तक के लिए अब यहाँ पर हम लोग देखें इसको, उसके बाद अगले दिन देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन तैयार करने के लिए अलग अलग तरीका। धन्यवाद।